समकालीन विश्व में लोकतंत्र। समकालीन विश्व में लोकतंत्र लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को संसार में मौजूद सभी शासन प्रणालियों में सर्वोत्तम माना जाता है। इस पाठ में दुनिया के विभिन्न भागों में लोकतंत्र के विस्तार के बारे में जानकारी दी जाएगी। लोकतंत्र की इस विस्तार की शुरुआत हम दो देशों में लोकतंत्र के लिए होने वाले संघर्षों से करेंगे। ये देश हैं चिले एवं पोलैंड। चिले दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है। वहां के राष्ट्रपति थे सल्वाडोर आयेंदे। आयेंदे सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। उन्होंने पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन का नेतृत्व किया। 1970 में राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से आयेंदे ने गरीबों और मजदूरों के हित में अनेक कार्यक्रम चलाए। इनमें शिक्षा प्रणाली में सुधार, बच्चों में मुफ्त दूध बांटना और भूमिहीन किसानों को जमीन बांटने के कार्यक्रम शामिल थे। उनकी नीतियों को मुल्क में चर्च जमींदार वर्ग और अमीर लोगों ने पसंद नहीं किया। अन्य राजनीतिक पार्टियां भी इन नीतियों के खिलाफ थीं। 1973 का सैनिक तख्तापलट 11 सितंबर 1973 को चिले नौसेना के एक समूह ने बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति आयेंदे जब रक्षा मंत्री के कार्यालय पहुंचे तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। सेना के अधिकारियों ने रेडियो के माध्यम से घोषणा करके राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ने को कहा। राष्ट्रपति आयेंदे ने इस्तीफा देने या देश से बाहर चले जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने रेडियो के माध्यम से देश की जनता को संबोधित किया और अपने निर्णय से उन्हें अवगत कराया। इसके बाद सेना ने राष्ट्रपति भवन को घेरकर उस पर बमबारी की। इस हमले में राष्ट्रपति आयेंदे की मौत हो गई। 11 सितंबर 1973 को हुए इस तख्ता पलट की अगुवाई जनरल आगस्तो पिनोशे कर रहे थे। उनके इस कार्य में अमेरिका की सरकार ने आर्थिक रूप से उनकी मदद की, क्योंकि वो आयेंदे सरकार से खुश नहीं थी। इस तख्ता पलट के बाद जनरल पिनोशे चिले के राष्ट्रपति बन गए और 17 वर्षों तक लगातार देश पर शासन किया। इस दौरान पिनोशे सरकार ने लोकतंत्र समर्थकों का दमन किया एवं उनकी हत्या करवाई। इसमें वायुसेना प्रमुख जनरल अल्बर्टो वैशले सहित वे सभी फौजी अधिकारी शामिल थे जिन्होंने तख्ता पलट पर कार्रवाई में शामिल होने से इनकार कर दिया था। जनरल वैशले की पत्नी और बेटी को भी जेल में डालकर काफी प्रताड़ित किया गया। सेना के 3000 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। लोकतंत्र की वापसी। पिनोशे का सैनिक शासन 1988 में उनके द्वारा करवाए गए जनमत संग्रह के बाद समाप्त हो गया। पिनोशे के आशा के विपरीत चिले की जनता ने उनके खिलाफ एवं लोकतंत्र के पक्ष में मतदान किया। इसके बाद पिनोशे की राजनैतिक सत्ता और फिर सैनिक सत्ता भी समाप्त हो गई।
इसके बाद से अभी तक चिले में 4 आम चुनाव हो चुके हैं एवं विभिन्न दल एक दूसरे से मुकाबला करते हुए जीत हार रहे हैं। बाद में आई सरकारों ने पिनोशे राज में हुई गड़बड़ियों की जांच कराई, जिससे पता चलता है कि पिनोशे सरकार सिर्फ क्रूर ही नहीं बल्कि भ्रष्ट भी थी। वर्तमान में मिशेल बैशले चिले की राष्ट्रपति हैं, जो क्रूरता के शिकार वायुसेना प्रमुख जनरल बैशले की बेटी हैं। पेशे से चिकित्सक यानी डॉक्टर मिशेल बैशले राष्ट्रपति बनने से पहले देश की पहली महिला रक्षा मंत्री थी। राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने चिले के सर्वाधिक धनी व्यक्तियों में से एक को हराया। पोलैंड में लोकतंत्र। दूसरी घटना पोलैंड की है, जो 1980 में घटित हुई थी। उस समय पोलैंड में जनरल जारुजेलस्की के नेतृत्व में पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का शासन था। यह पार्टी तत्कालीन पूर्वी यूरोप के विभिन्न देशों में शासन कर रहे साम्यवादी दलों में से एक थी। इन देशों में किसी अन्य राजनीतिक दल को राजनीति में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। वहां किसी नेता, पार्टी या सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को जेल में डाल दिया जाता था। पोलैंड की सरकार को बड़े साम्यवादी देश सोवियत संघ का समर्थन हासिल था और वही इस पर नियंत्रण भी करता था। 14 अगस्त 1980 को गडास्क शहर स्थित लेनिन जहाज कारखाना के मजदूरों ने हड़ताल कर दी। हड़ताल की शुरुआत मजदूरों ने एक क्रेन चालक महिला को गलत ढंग से नौकरी से निकाले जाने के खिलाफ की थी। कानून के अनुसार हड़ताल की इजाजत मजदूरों को नहीं थी, क्योंकि देश के शासक दल से अलग किसी स्वतंत्र मजदूर संघ की अनुमति नहीं थी। हड़ताल के दौरान काम से निकाला गया एक इलेक्ट्रीशियन बंदरगाह की दीवार लांघकर अंदर पहुंचा और हड़ताली कर्मचारियों के संग हो लिया। इस व्यक्ति का नाम था लेक वालेसा और बहुत जल्द यह हड़ताली कर्मचारियों का नेता बन गया। हड़ताल को समर्थन बढ़ता गया और जल्द ही ये हड़ताल पूरे शहर में फैल गई। हड़ताली कर्मचारियों की मांगें बढ़ती गईं और उन्होंने स्वतंत्र मजदूर संघ बनाने की मांग शुरू कर दी। उन्होंने राजनीतिक बंदियों को रिहा करने और प्रेस पर लगी सेंसरशिप को हटाने की मांग शुरू कर दी। इस आंदोलन में सरकार को हार माननी पड़ी और लेक वालेसा के नेतृत्व में सरकार ने मजदूरों के साथ 21 सूत्री करार किया और हड़ताल खत्म हुई। गडास्क संधि के बाद एक नया मजदूर संगठन सोल्जर नास्क का गठन हुआ। किसी भी साम्यवादी देश में पहली बार एक स्वतंत्र मजदूर संघ का गठन हुआ और 1 वर्ष के अंदर ही इसका विस्तार पूरे देश में हो गया तथा इसकी सदस्य संख्या 1 करोड़ के करीब पहुंच गई। इसके बाद सरकार के कुप्रबंधन एवं भ्रष्टाचार की कहानियां लोगों के बीच आने लगी, जिससे सत्ताधारी दल के लोगों की परेशानियां बढ़ती गईं। इसके बाद जनरल जारुजेलस्की के नेतृत्व वाली सरकार एकदम बौखला गई। उसने दिसंबर 1981 में
मार्शल लॉ घोषित कर दिया। सॉलिडेरिटी के हजारों सदस्यों को जेल में डाल दिया गया और संगठन बनाने का विरोध करने तथा अभिव्यक्ति की आजादी फिर से छीन ली गई। 1988 में सॉलिडेरिटी ने लेक वालेशा के नेतृत्व में फिर से हड़तालें करवाई। इस समय पोलैंड सरकार की स्थिति पहले से कमजोर थी और सोवियत संघ की मदद भी पहले जैसी नहीं थी। लेक वालेशा के साथ समझौते के वार्ता का एक और दौर चला एवं अप्रैल 1989 में हुए समझौते के अनुसार स्वतंत्र चुनाव कराने की मांग मान ली गई। सॉलिडेरिटी ने सीनेट के लिए सभी 100 सीटों के लिए चुनाव लड़ा एवं 99 सीटों पर सफलता हासिल की। अक्टूबर 1990 में पहली बार राष्ट्रपति के स्वतंत्र चुनाव हुए, जिसमें एक से अधिक दल भाग ले सकते थे। उस चुनाव में लेक वालेशा को पोलैंड का राष्ट्रपति चुना गया। लोकतंत्र की दो विशेषताएं। चिले एवं पोलैंड के अलोकतांत्रिक सरकार की अगर तुलना की जाए तो दोनों में काफी अंतर है। चिले में सैनिक तानाशाह का राज था, जबकि पोलैंड में एक पार्टी का राज था। पोलैंड की सरकार दावा करती थी कि वो मजदूर वर्ग की ओर से शासन चला रही है। पिनोशे का ऐसा कोई दावा नहीं था और उसने खुलेआम बड़े पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाया। इन असमानताओं के बावजूद इन दोनों सरकारों में कुछ समान विशेषताएं भी थीं, जो इस प्रकार हैं। लोगों को अपने शासक चुनने या उसमें बदलाव करने का अधिकार नहीं था। किसी को भी अपने विचार व्यक्त करने, संगठन बनाने, विरोध करने और राजनैतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने की वास्तविक आजादी नहीं थी। उसी प्रकार 3 लोकतांत्रिक सरकारों, आइंदे की सरकार, वालेशा की पोलिश सरकार एवं मिशेल की चिले सरकार का आर्थिक एवं सामाजिक विषयों में नजरिया अलग अलग था। आइंदे ने अर्थव्यवस्था को नियंत्रित एवं निर्देशित ढंग से चलाना पसंद किया, जबकि वालेशा बाजार को सरकारी दखल से मुक्त रखना चाहते थे। मिशेल की सरकार ने इस मामले में मध्य मार्गी रास्ता अपनाने का फैसला किया। परंतु इन तीनों सरकारों की कुछ विशेषताएं समान थीं, जो इस प्रकार हैं। बिना चुने हुए नेता, बाहर से संचालित शक्तियां या फौज शासन नहीं चला रही थीं। लोगों को विभिन्न प्रकार की बुनियादी और राजनैतिक स्वतंत्रता हासिल थी। इन दोनों कथाओं के माध्यम से लोकतंत्र की पहचान का तरीका विकसित किया जा सकता है। लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है कि लोग अपनी मर्जी की सरकार चुने। लोकतंत्र में सिर्फ लोगों द्वारा चुने गए नेताओं को ही देश पर शासन करना चाहिए। लोकतंत्र में लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी, संगठन बनाने और विरोध करने की आजादी जरूरी है। लोकतंत्र के 3 नक्शे। इन 2 कथाओं के अलावा 20वीं सदी में दुनिया के इतिहास में ऐसी अनेक कथाएं हैं
जिसमें लोकतंत्र आने की, लोकतंत्र को मिलने वाली चुनौतियों की, सैनिक तख्ता पलटों की, लोकतंत्र बहाली के लिए लोगों की संघर्ष के बारे में बताया गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि लोकतंत्र की तरफ जाने और उसके रास्ते में आने वाली परेशानियों में क्या कोई स्पष्ट संकेत या प्रवृत्ति भी दिखाई देती है? अब हम लोकतंत्र की विशेषताओं के आधार पर दुनिया के विभिन्न देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहचान करेंगे। दिए गए 3 मानचित्रों के आधार पर यह जानने की कोशिश करेंगे कि 20वीं सदी में लोकतांत्रिक व्यवस्था का जिस प्रकार विस्तार और विकास हुआ है, उसमें कोई स्पष्ट धारा या प्रवृत्ति दिखाई देती है या नहीं। इस नक्शे में द्वितीय विश्व युद्ध के थोड़े समय बाद 1950 तक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देशों को दर्शाया गया है। इसमें ऐसे देश भी शामिल हैं जहां 1900 तक लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हो चुकी थी। इस दूसरे मानचित्र में 1975 तक लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हो चुके देशों को दिखाया गया है। इस समय दुनिया के अधिकांश उपनिवेशों को राजनीतिक आजादी मिल चुकी थी। इस अंतिम मानचित्र में सन 2000 तक लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हो चुके देशों को दिखाया गया है। इन मानचित्रों को देखने के बाद लोकतंत्र के विस्तार के बारे में ये बातें स्पष्ट होती हैं। पूरी 20वीं सदी में लोकतंत्र का विस्तार हुआ एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था मानने वाले देशों की संख्या बढ़ती गई। लोकतंत्र का विस्तार दुनिया के सभी हिस्सों में एक समान नहीं हुआ। यह पहले कुछ हिस्सों में स्थापित हुआ और फिर इसका विस्तार अन्य क्षेत्रों में हुआ। इस मानचित्र से हमें यह पता चलता है कि 1900 और 1950 में किस महादेश में सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। आज दुनिया के अधिकांश देशों में लोकतंत्र है, पर अभी भी काफी बड़े हिस्से ऐसे हैं जहां लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र विस्तार के विभिन्न चरण। आधुनिक लोकतंत्र की शुरुआत कम से कम 2 सदी पहले शुरू हुई। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में बार बार लोकतंत्र की स्थापना की गई एवं इसे समाप्त भी किया गया। परंतु इस क्रांति ने पूरे यूरोप में जगह जगह लोकतंत्र के लिए संघर्षों की प्रेरणा दी। ब्रिटेन में लोकतंत्र की तरफ कदम बढ़ाने की शुरुआत फ्रांसीसी क्रांति से काफी पहले हो चुकी थी। 18वीं एवं 19वीं सदी में हुए राजनीतिक घटनाक्रमों ने राजशाही एवं सामंत वर्ग की शक्ति में कमी कर दी थी। फ्रांसीसी क्रांति के आसपास ही उत्तर अमेरिका में स्थित ब्रिटिश उपनिवेशों ने 1776 में खुद को आजाद घोषित कर दिया था। अगले ही कुछ वर्षों में इन उपनिवेशों ने साथ मिलकर संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात आधुनिक अमेरिका का गठन किया। 1787 में उन्होंने एक लोकतांत्रिक संविधान को मंजूर किया, लेकिन मतदान के अधिकार को सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित रखा गया। 19वीं सदी में लोकतंत्र के लिए
होने वाले संघर्ष अक्सर राजनीतिक समानता, आजादी और न्याय जैसे मूल्यों को लेकर ही होते थे, एवं वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार देने की मांग भी इसमें शामिल रहती थी। यूरोप के जिन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया जा रहा था, वहां भी सभी लोगों को वोट देने की अनुमति नहीं थी। कुछ देशों में सिर्फ उन्हीं लोगों को वोट डालने की अनुमति थी जिनके पास संपत्ति थी। अक्सर महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं होता था। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1965 तक अश्वेत लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था, परंतु लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने वाले लोग सभी वयस्कों, औरतों या मर्द, अमीर या गरीब, श्वेत या अश्वेत को मतदान देने के अधिकार देने की मांग कर रहे थे। दी गई तालिका से इस बात का पता चलता है कि किस देश में सार्वभौमिक मताधिकार कब प्रदान किया गया। इस तालिका में देखा जा सकता है कि न्यूजीलैंड ही एकमात्र देश था जहां हर वयस्क को मताधिकार प्राप्त था। 20वीं सदी के शुरुआत में अनेक वैसे देशों को भी लोकतांत्रिक बताया गया जहां मतदान का अधिकार सिर्फ पुरुषों को ही होते थे। यहां अनेक तरह की राजनीतिक आजादी भी मिल गई थी। यूरोप, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के यही देश आधुनिक लोकतंत्र का पहला समूह बनाते हैं। उपनिवेशवाद का अंत। काफी लंबे समय तक एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देश यूरोपीय राष्ट्रों के उपनिवेश बने रहे। इन देशों को अपनी स्वतंत्रता पाने के लिए काफी लंबा संघर्ष करना पड़ा। इस संघर्ष में आजादी की इच्छा के साथ साथ अपना नेता खुद चुनने की इच्छा भी शामिल थी। भारत उन थोड़े से परतंत्र देशों में से एक था जहां लोगों ने औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के लिए राष्ट्रीय संघर्ष किया। अनेक देशों ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपना लिया। भारत ने 1947 में आजादी पाने के बाद से ही लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपना लिया। यहां आज तक लोकतांत्रिक व्यवस्था चल रही है, जबकि उपनिवेश रहे अनेक देशों का अनुभव इस मामले में ठीक नहीं रहा। पश्चिमी अफ्रीका के देश घाना का उदाहरण उपनिवेश रहे देशों के अनुभव को बहुत अच्छी तरह दर्शाता है। ब्रिटिश उपनिवेश रहा ये देश 1957 में आजाद हुआ एवं अफ्रीका के पहले आजादी पाने वाले देशों में से एक था। इसके बाद अफ्रीका के अनेक देशों को आजादी के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा मिली। एक सुनार के पुत्र और पेशे से शिक्षक रहे वामे एनक्रूमा ने देश की आजादी की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाई थी। आजादी के बाद एनक्रूमा घाना के पहले प्रधानमंत्री और फिर राष्ट्रपति बने। वे जवाहरलाल नेहरू के मित्र और अफ्रीका में लोकतंत्रवादियों के लिए प्रेरणा पुरुष थे, लेकिन वे नेहरू के नक्शे कदम पर नहीं चल पाए और अपने आप को आजीवन राष्ट्रपति के रूप में चुनवा लिया। परंतु कुछ समय बाद ही 1966 में
सेना ने उनका तख्ता पलट दिया। घाना की तरह अन्य अफ्रीकी देशों ने भी आजादी के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई, परंतु लोकतंत्र वहां अधिक समय तक नहीं चल पाया। हाल का दौर। लोकतंत्र की दिशा में सबसे ज्यादा तेजी से कदम उठाने का सिलसिला लैटिन अमेरिका के देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहाली के साथ 1980 के बाद शुरू हुआ। 1990 के दशक में सोवियत संघ के बिखराव के बाद यह प्रक्रिया और तेज हुई। सोवियत संघ का अपने पड़ोसी पूर्वी यूरोपीय देशों पर नियंत्रण था, परंतु 1989-90 के दौर में सारे देश एक एक करके सोवियत नियंत्रण से बाहर हो गए। अंततः 1991 में सोवियत संघ खुद भी बिखर गया और इसके सभी 15 गणराज्य अलग अलग स्वतंत्र देश के रूप में सामने आए एवं इन सभी देशों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई। पूर्वी यूरोपीय देशों पर से सोवियत नियंत्रण की समाप्ति एवं सोवियत संघ के टूटने का दुनिया के राजनीतिक नक्शे पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। इस अवधि में भारत के पड़ोस में भी काफी परिवर्तन हुए और 1990 में पाकिस्तान और बांग्लादेश में सैनिक शासन की जगह लोकतंत्र का आगमन हुआ। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई और राजा चुने हुए प्रतिनिधियों को सत्ता सौंपकर खुद संवैधानिक प्रमुख बने रहे। परंतु ये सारे बदलाव अस्थायी सिद्ध हुए, क्योंकि 1999 में जनरल मुशर्रफ ने पाकिस्तान में फिर से सैनिक शासन कायम कर लिया और 2005 में नेपाल के राजा ने चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर सत्ता अपने हाथ में ले ली। परंतु 2006 में नेपाल में एक संघर्ष के बाद लोकतंत्र की जीत हुई और राजा को फिर से संसद की बैठक बुलवानी पड़ी और संसद ने राजा की शक्तियों को घटाकर उसे नाम मात्र का शासक बना दिया। लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम होने का यह दौर अभी जारी है और 2005 तक 140 देश में बहुदलीय प्रणाली के तहत चुनाव कराए जाते थे। पहले से अलोकतांत्रिक रहे 80 से ज्यादा देश 1980 के बाद से लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर बढ़े हैं, परंतु आज भी अनेक ऐसे देश हैं जहां लोग न तो अपने विचारों को मुक्त भाव से व्यक्त कर सकते हैं और न ही वे अपना नेता चुन सकते हैं। पहले बर्मा के नाम से जाना जाने वाला म्यांमार ऐसा ही एक देश है जो 1948 में औपनिवेशिक शासन से आजाद हुआ और लोकतंत्र को अपनाया। परंतु 1962 में एक सैनिक तख्ता पलट से लोकतंत्र का अंत हो गया। लगभग 30 वर्षों के बाद 1990 में पहली बार चुनाव कराए गए, जिसमें ऑंग सान सू ची की अगुवाई वाली नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने चुनाव जीते। परंतु म्यांमार के फौजी शासकों ने सत्ता छोड़ने से इनकार कर दिया और चुनाव परिणामों को मान्यता नहीं दी। सैनिक शासकों ने सूची समेत चुने हुए सभी लोकतंत्र समर्थक नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया या घर में नजरबंद कर दिया। म्यांमार की फौजी सरकार की ज्यादतियों से तंग आकर वहां के 6 से 10 लाख लोगों ने अपना घर बार छोड़ दिया
और दूसरी जगहों पर शरणार्थी बनकर रह रहे हैं। नजरबंदी की सजा झेलने के बावजूद सू ची ने अपना संघर्ष जारी रखा। उनके इस संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली और उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। परंतु म्यांमार के लोगों का अपने देश में लोकतांत्रिक सरकार कायम करने का संघर्ष अभी भी जारी है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन। दुनिया में कोई विश्व सरकार नहीं है, परंतु ऐसी कई संस्थाएं हैं जो आंशिक रूप से ऐसी सरकार के कुछ काम करती हैं। ये संगठन विभिन्न देशों और लोगों पर उस तरह का नियंत्रण नहीं रख सकते जैसा कि कोई सरकार रख सकती है, लेकिन वे ऐसे नियम बनाते हैं जो सरकारों के कामकाज की सीमा तय करते हैं और उनके लिए दिशा निर्देश देते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसा ही एक संगठन है जिसके द्वारा बनाए गए कानून दुनिया के अधिकांश देशों पर लागू होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया भर के देशों का एक वैश्विक संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून, सुरक्षा, आर्थिक निकाय और सामाजिक समता के मामले में परस्पर सहयोग स्थापित करने में मदद करता है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव इसके मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की ही एक संस्था सुरक्षा परिषद है जो विभिन्न देशों के बीच शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय दस्ता बनाकर ऐसे देशों के खिलाफ कार्रवाई करता है जो दूसरे देशों पर गलत ढंग से आक्रमण करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संयुक्त राष्ट्र का एक ऐसा अंग है जो जरूरतमंद देशों को ऋण देता है, परंतु ऋण देने से पहले यह संगठन संबद्ध सरकार को अपना हिसाब किताब दिखाने को कहता है और उसकी आर्थिक नीतियों में बदलाव का निर्देश देता है। क्या ये संस्थाएं लोकतांत्रिक हैं? विश्व स्तर की ये संस्थाएं कितनी लोकतांत्रिक हैं? उन्हें जानने के लिए इन संस्थाओं की कार्य प्रणाली पर नजर डालना जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी 192 सदस्य देशों को संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक एक वोट मिला हुआ है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक सदस्य देशों के प्रतिनिधियों द्वारा चुने गए अध्यक्ष की अगुवाई में हर साल चलती है। महासभा का स्वरूप कुछ हद तक संसद की तरह होता है, जिसमें सभी तरह की चर्चाएं होती हैं। अगर इस नजरिए से देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ बहुत ही लोकतांत्रिक संगठन लगता है, लेकिन विभिन्न देशों के बीच टकराव की स्थिति में महासभा कोई कार्यवाही नहीं कर सकती है। ऐसी स्थिति में कार्यवाही का अधिकार सुरक्षा परिषद के पास होता है, जिसमें कुल 15 सदस्य होते हैं। परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं: संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। बाकी 10 सदस्यों का चुनाव आम सभा 2 वर्ष के लिए करती है, परंतु असली ताकत इन 5 सदस्यों के पास ही होती है। ये स्थायी सदस्य, खासकर अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र के कामकाज पर होने वाले खर्च का
ज्यादातर भाग वहन करते हैं। इन स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार मिला है। अगर कोई भी स्थायी सदस्य अपने इस अधिकार का प्रयोग करता है तो सुरक्षा परिषद उसके मर्जी के खिलाफ फैसला नहीं कर सकती। इसी कारण से संयुक्त राष्ट्र को ज्यादा लोकतांत्रिक बनाए जाने की मांग करने वाले लोगों और देशों की संख्या बढ़ती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दुनिया के किसी भी देश को उधार या ऋण देने वाली सबसे बड़ी संस्था है, परंतु इसके सभी 173 सदस्य देशों को समान मताधिकार प्राप्त न होकर इसके द्वारा कोष में दिए गए धन के अनुपात मत का वजन तय होता है। मुद्रा कोष के करीब आधे वोटों पर सिर्फ 7 देशों अमेरिका, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, सऊदी अरब, चीन और रूस का अधिकार है। विश्व बैंक में भी मतदान की ऐसी ही प्रणाली है। विश्व बैंक का अध्यक्ष हमेशा ही कोई अमेरिकी नागरिक ही रहा है, जिसका मनोनयन अमेरिकी वित्त मंत्री करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या ये वैश्विक संस्थाएं लोकतांत्रिक हैं या नहीं। राष्ट्रीय सरकारों के लोकतांत्रिक होने या न होने के लिए हम जिस सरल कसौटी का प्रयोग करते हैं, अधिकांश वैश्विक संस्थाएं उस पर खरी नहीं उतरती। विभिन्न राष्ट्र तो पहले की तुलना में ज्यादा लोकतांत्रिक हो रहे हैं, परंतु अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लोकतांत्रिक चरित्र में कमी आती जा रही है। 20 साल पहले दुनिया में 2 महाशक्तियां थीं, अमेरिका और सोवियत संघ। इन दोनों महाशक्तियों के बीच होने वाली प्रतिद्वंदिता और टकराव के कारण सभी वैश्विक संगठनों का शक्ति संतुलन बेहतर हुआ करता था। सोवियत संघ के पतन के बाद अमेरिका दुनिया का एकमात्र महाशक्ति रह गया है, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का कामकाज प्रभावित हुआ है। इसका अर्थ ये नहीं कि वैश्विक लोकतंत्र की जरूरत नहीं है या इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हो रही है। पिछले कुछ वर्षों से विभिन्न देशों के लोग अपनी सरकारों की मदद के बिना एक दूसरे के ज्यादा संपर्क में आए हैं। उन्होंने युद्ध और दुनिया पर कुछ देशों या व्यापारिक कंपनियों के प्रभुत्व के खिलाफ वैश्विक संगठन बनाए हैं। किसी भी देश में लोकतंत्र जिस प्रकार लोगों के संघर्षों और पहल से मजबूत होता है, वैसे ही वैश्विक मामलों में यह पहल भी लोगों के संघर्षों से ही आगे बढ़ी है। हाल के वर्षों में दुनिया के ताकतवर देशों, खास तौर से अमेरिका ने शेष दुनिया में लोकतंत्र बढ़ाने का जिम्मा खुद संभाल लिया है। उसके अनुसार लोकतांत्रिक देशों को उन देशों में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए सीधी दखल देनी चाहिए जहां लोकतंत्र नहीं है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हम इराक की घटना पर विचार करेंगे। इराक पश्चिमी एशिया का एक देश है जो 1932 में ब्रिटिश गुलामी से आजाद हुआ।
इसके 3 दशक बाद फौज ने यहां कई सरकारों का तख्ता पलटा और अंततः 1968 से यहां अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी का शासन था। इस पार्टी के नेता सद्दाम हुसैन 1968 से शासन कर रहे थे एवं उन्होंने अनेक पारंपरिक इस्लामी कानून को हटाकर औरतों को अनेक ऐसे अधिकार दिए जो अन्य पश्चिमी एशियाई देशों में नहीं थे। 1979 में राष्ट्रपति बनने के बाद सद्दाम हुसैन ने अपनी तानाशाही चलाई और अपने शासन का विरोध करने वालों का सख्ती से दमन किया। वे अपने राजनीतिक विरोधियों की हत्या और जातीय अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का नरसंहार कराने के लिए भी कुख्यात हुए। अमेरिका, ब्रिटेन एवं उसके सहयोगी देशों के द्वारा यह आरोप लगाया गया कि इराक के पास गुप्त परमाणु हथियार और जनसंहार के हथियार हैं। इसकी जांच के लिए जब संयुक्त राष्ट्र की विशेष टीम इराक भेजी गई तो उस टीम को ऐसे कोई हथियार नहीं मिले। इसके बावजूद अमेरिका और सहयोगी देशों ने इराक पर हमला कर दिया। इराक पर कब्जा करने के बाद सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटा दिया गया एवं अमेरिका ने अपनी पसंद की सरकार बनवा दी। इराक के खिलाफ युद्ध को सुरक्षा परिषद से भी मंजूरी नहीं मिली एवं संयुक्त राष्ट्र के तत्कालीन महासचिव कोफी अन्नान ने इसे गैर कानूनी करार दिया। इराक की यह घटना वैश्विक संस्थाओं के लोकतांत्रिक होने पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है एवं विश्व के समक्ष अनेक सवाल छोड़ जाती है।